मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख अंग है, इसलिए मनुष्य को जीवों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिजीवी प्राणी कहा जाता है। मस्तिष्क कड़े घेरे के अंदर सुरक्षित रहता है। इस अंग की कोमलता के कारण प्रकृति ने सुरक्षित रखने की व्यवस्था की है। चोट से अच्छी तरह बचाने के लिए खोपड़ी के चारों ओर एक तरल पदार्थ भरा रहता है तथा बाहर से भूरा एवं लिए होता है। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि इसमें भूरापन तथा ऐंठन रहता है, व्यक्ति उतनी ही अधिक बुद्धिमान होता है। हाल के अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि मनुष्य के मस्तिष्क की रचना लगभग 16 अरब न्यूरॉन से हुई है। मस्तिष्क की रचना के संबंध में विशेष बात यह है कि जन्म के समय ही इसके सभी न्यूरॉन्स विद्यमान होते हैं। आयु वृद्धि से केवल उसका आकार एवं एक्सॉन की लंबाई बढ़ती है। इसी कारण उसका वजन 3/4 पाउंड से बढ़कर लगभग 2 से 3 पाउंड हो जाता है। तो ब्रेन का वजन कितना होता है? 2 से 3 पाउंड। दो से 3 पाउंड हो जाता है। विद्युत रासायनिक आवेगों द्वारा जो स्नायु निकलते हैं वो 2 से 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। यह सूचना शरीर के प्रत्येक भाग से लेता तथा देता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो होता है वो ब्रेन में 2 से लेकर के 200 मील प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है। अध्ययन की सुविधा के लिए विद्वानों ने मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा है। पहला है हिंड ब्रेन, जिसको मध्य पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा है मिड ब्रेन, जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और तीसरा है फोर ब्रेन, जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। तो ये हो गया मस्तिष्क का को अध्ययन की सुविधा के लिए विद्वानों ने 3 पार्ट में बांट दिया है। फिर उस 3 पॉइंट का भी सब पॉइंट है, उसके अंदर भी कई तरह के पॉइंट है और उसका कार्य है। उसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि मस्तिष्क का आकार कैसा होता है। मस्तिष्क के आकार के संबंध में कहा गया है कि मस्तिष्क को ऊपर से देखने पर यह मैगी से बहुत कुछ मिलता जुलता प्रतीत होता है। मैगी, अखरोट, बादाम जो होता है जस्ट लाइक वैसे ही, जिस तरह से अखरोट बादाम के ऊपर लाइनिंग होता है, जगह जगह से लाइन बना हुआ रहता है, अलग अलग रहता है, बीच में एक देखेंगे कि मोटा लाइन होता है। इसकी ऊपरी सतह कोमल होती है। यदि संपूर्ण मस्तिष्क को जगह जगह से काटा जाए तो इसमें हमें 50% भूरा और 50% सफेद पदार्थ मिलता है। भूरे पदार्थ के अंदर जीव कोश मिलते हैं तथा सफेद पदार्थ में नाड़ी तंतु होता है। मस्तिष्क में उसी प्रकार के दरारें प्रतीत होती है जैसे कि अखरोट की भागों में होता है। ये दरारें छोटी बड़ी सभी प्रकार की होती है, किंतु इनमें से 3 दरार काफी महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है। पहला है केंद्रीय दरार, जिसको अंग्रेजी में यदि कहेंगे तो सेंट्रल फीसर कहा जाता है। यह दरार मस्तिष्क को 2 गोलार्धों में बांटती है पर मस्तिष्क के बीचों बीच फैली होती है और बाकी सब दरारें लंबी और गहरी होती है। ये जो केंद्रीय फीसर सेंट्रल फीसर है, जिसको केंद्रीय दरार कहते हैं, यह मस्तिष्क के बीचों बीच एक मोटा दरार होता है और उस मस्तिष्क को 2 पार्ट में बांटता है। बट 2 पार्ट में नहीं होता है वो मस्तिष्क। यदि 2 पार्ट में होता तो वो व्यक्ति नहीं होता, क्या होता? राक्षस की तरह होता है कि 2 सर वाला राक्षस। एक सर कहता है दाएं चलो, दूसरा सर कहता है बाएं चलो। जाए तो जाए कहाँ? लेकिन प्रकृति ने इसकी व्यवस्था किया और दोनों ब्रेन को आपस में जोड़ दिया। अब मान जो 2 पार्ट में है उसको आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए कोई गम चाहिए, कोई गोंद चाहिए। ये जो है केमिकल्स, उसका नाम है सेरेब्रो फ्लूइड। सेरेब्रो फ्लूइड नामक गम से वो आपस में जुड़ा हुआ होता है और तब मस्तिष्क जो है एक आकार में दिखता है।
समझ में आ रहा है? फिर इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। दूसरा है रोलैंडो की दरार, फिशर ऑफ रोलैंडो। यह दरार मस्तिष्क के गोलार्ध के ऊपरी भाग के बीच से चलकर नीचे की ओर फैली होती है। अब देखेंगे कि अखरोट बादाम है, उसमें उसी तरह का दरार होता है। ये क्या है कि यह दरार मस्तिष्क के गोलार्ध के ऊपरी भाग के बीच से चलकर नीचे की ओर फैली होती है। तीसरा है सिलीवियस की दरार, फिशर ऑफ सिलीवियस इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। यह दरार मस्तिष्क के सामने से पीछे की ओर चली जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये तीनों दरारें मस्तिष्क को 4 खंडों में बांट देती है। ये तीनों दरार मिलकर के मस्तिष्क को 4 खंड या 4 पाली कहिए या अंग्रेजी में लोब्स कहिए, 4 लोब्स में इसको डिवाइड कर देता है। इसकी चर्चा हम फिर बाद में करते हैं। अब चलते हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। पहला था हिंड ब्रेन, जिसको पश्च मस्तिष्क, पीछे का मस्तिष्क कहते हैं। हिंड ब्रेन का अर्थ होता है पश्च मस्तिष्क, पीछे का मस्तिष्क। यह मस्तिष्क नीचे और पीछे का भाग है। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख पार्ट है। पहला है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। दूसरा है पोन्स, लगाने वाला पोन्स नहीं समझ लीजिएगा, ये पोन्स है। क्रीम नहीं समझ करके, इसका अर्थ अलग होता है और काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा ही काम करता है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। और तीसरा है सेरेबेलम, सेरेबेलम को हिंदी में लघु मस्तिष्क कहा जाता है। तीनों को हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा चर्चा कर देते हैं, जो आप लोगों को समझने में आसानी हो। मिडला ऑब्लंगाटा, इसका पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि कहाँ अवस्थित है, इसका लोकेशन कहाँ है, किस तरह का है। ये स्पाइनल कोड के ऊपर इसका शीर्ष भाग होता है। स्पाइनल कोड किसको कहेंगे? रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कोड कहा जाता है। समझ में आ रहा है? रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कोड कहा जाता है। स्पाइनल कोड जो होता है वो टिल बोन, यानी कि पूंछ की हड्डी से शुरू होकर के गर्दन की ऊपरी हड्डी, लास्ट एक हड्डी निकला होता है, उस वहां तक होता है स्पाइनल कोड। और देखेंगे कि गर्दन के पास जो यहाँ जो एक लास्ट हड्डी है, वहां और मस्तिष्क के बीच में थोड़ा सा गैपिंग है। तो ये गैपिंग है, तो मस्तिष्क के ऊपर से, पीछे के भाग में ऊपर से वो इस तरह से निकला हुआ होता है, उसका नाम है मेडुला। मेरे समझ से आप इसका लोकेशन अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। दिक्कत हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी कारण इसे मेरू सेल्स या सुषुम्ना सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक स्पाइनल कोड के पास होता है मेरू रज्जु, इसको हिंदी में कहा जाता है स्पाइनल कोड को, तो इससे ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इसका नाम रखा मेरू सेल्स या सुषुम्ना सेल्स भी इसको कहा जाता है। यह मेरू रज्जु से थोड़ा अधिक मोटा तथा लगभग 1 इंच लंबा होता है। स्पाइनल कोड जो है उसकी बनावट होता है उससे थोड़ा अधिक मोटा होता है, और लगभग उसकी लंबाई जो होती है 1 इंच के बराबर। इतना मैं पहले ही बताया हूं कि ऐसे रहता है, मुड़ा हुआ 1 इंच के बराबर होता है। यह मुख्य रूप से तंत्रिका से बना हुआ होता है। इसका कार्य समझ लीजिए। यह संवेदी आवेगों को मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन तथा अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन तक पहुंचाता है। इसी कारण स्पाइनल सेल्स मेरू सेल्स से होकर शरीर के अलग अलग भाग अंगों में पहुंचाते हैं, जिससे प्राणी क्रिया करता है। इसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं भी है जिससे शरीर के कुछ प्राण रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्रियाओं जैसे रक्त संचालन, श्वास क्रिया, ब्लड सर्कुलेशन जिसको कहते हैं, सांस लेने की जो क्रिया है वो आदि का संचालन एवं नियंत्रण करता है। कौन? मेडुला ऑब्लंगाटा। समझ में आ रहा है? अब इसमें मेडुला ऑब्लंगाटा में किसी प्रकार की डिफेक्टिव हो जाए, किसी प्रकार की खराबी हो जाए, क्षति हो, चोट लगे, क्षति पहुंचे, तब क्या होगा, कौन सा विकृति हो सकता है, उसके बारे में भी जान लीजिए। इसके क्षतिग्रस्त होने से
श्वास तथा हृदय की क्रिया भी नियमित हो जाती है या सदा के लिए रुक जाती है। यानी कि इसमें यदि आप चोट पहुंचाते हैं मतलब लंगाटा में, यहाँ पे यदि किसी को जोर से मार दो गर्दन पे, या तो कि जो ब्लड प्रेशर है या सांस लेने की क्रिया है वो नियमित हो जाएगी, काफी फास्ट हो जाएगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा, या फिर वो सदा के लिए बंद हो जाएगा, रुक जाएगा और व्यक्ति मर भी सकता है। इट्स दैट क्लियर, समझ में आ रहा होगा। दूसरा है पोन्स, क्रीम नहीं समझना, इसको हिंदी में सेतु कहते हैं। पोन्स को हिंदी में सेतु कहा जाता है। सेतु का अर्थ होता है पुल, ब्रिज जो होता है, जस्ट लाइक ब्रिज की तरह ही होता है पोन्स। अब कैसे ब्रिज का उदाहरण मैंने बताया है वो अब क्लियर हो जाएगा आगे, जिसका अर्थ होता है पुल। इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए कि इसकी बनावट कैसा है। यह भाग सुषुम्ना से इसके ठीक ऊपर होता है। यह सफेद रंग का होता है और आकृति में पुल की मेहराब की तरह होता है। पुल के मेहराब जो होता है, जैसे पुल कभी कहीं 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 ऐसे होता है, कहीं कहीं ऐसे होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है, कभी कहीं ऐसे कहीं एकदम प्लेन। तो ये पुल के मेहराब की तरह पोन्स का आकार होता है। यही रहा धनिया ना इसमें आ जाओ। यह सफेद रंग का होता है और आकृति में पुल की मेहराब की तरह होता है। अब इसका कार्य समझ लीजिए। नहीं, वहीं से देखो। जिस प्रकार पुल नदी के दो किनारों को मिलाता है, मेरू सेल्स के ऊपर की यह संरचना लघु मस्तिष्क के दो भागों को मिलाता है तथा बृहद मस्तिष्क सेरेब्रम के संपर्क सूत्र के रूप में भी कार्य करता है। टैंग महोदय है, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट से, ने कहा है कि पोन्स श्वास क्रिया परिधि नियंत्रण रखता है। श्वास जो लेते हैं हम लोग, सांस जो लेते हैं उसकी क्रिया की जो परिधि होती है उस पर नियंत्रण रखता है। मोरारजी तथा मॉर्गन के अनुसार यही सुप्तावस्था में आंखों की गति को नियंत्रित करता है। जब आप सोए हुए रहते हैं, कौन सा काम है, जब आप सोए हुए रहते हैं तो आप जो पलक बंद रहता है, लेकिन उसकी जो गति है, अब उस बहुत ऐसे व्यक्ति होता है सोया रहता है, उसको आंख खोल करके ऐसे देखता है। अब ऐसे देखने पर पता चलता है कि उसका आंख जिस अवस्था में है ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब आप आंख खोल करके रहते हैं तो आपकी जो वो लेंस है वो इधर उधर होता रहता है। ये हो गया गतिशील। जब आप जागृत अवस्था में है, जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो आंख जो होता है वो स्थिर नहीं रहता है, लेकिन जब आप सुप्तावस्था में रहते हैं तो आंखों की जो गति है वो स्थिर हो जाता है। यह स्थिर कौन करता है? पोन्स करता है। समझ में आ रहा है? तो फिर अब हल्ला करवाओ उधर ले जाकर। कॉमन सेंस नाम की चीजें नहीं है। मेरू सेल्स के ऊपर की यह संरचना लघु मस्तिष्क के दो भागों को मिलाता है तथा बृहद मस्तिष्क के संपर्क सूत्र के रूप में भी कार्य करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं बता रहा था कि जब व्यक्ति सुप्तावस्था में होता है तो आंखों की गति को नियंत्रित कौन करता है? पोन्स करता है। और तीसरा पॉइंट है सेरेबेलम, जिसको हम लघु मस्तिष्क भी कहते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का और इसका फंक्शन भी बहुत अधिक है। अब देखेंगे इसका पहले स्ट्रक्चर और लोकेशन जान लीजिए, यह कहाँ अवस्थित है और किस रूप में है।
यह मेरू सेल्स के पीछे तथा बृहद मस्तिष्क के नीचे अवस्थित है। इसका आकार एक बल्ब की भांति होती है। इसके बीचों बीच से केंद्रीय दरार गुजरकर इसे दो भागों में, दो गोलार्धों में बांट देती है। बायां तथा दाहिना गोलार्ध जो पोन्स द्वारा आपस में जुड़ा हुआ होता है। कहने का तात्पर्य है कि लघु मस्तिष्क जो है दो हेमिस्फीयर में बढ़ जाता है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। इस दोनों हेमिस्फीयर जैसे ही दो पार्ट हुआ, दोनों पार्ट के बीच दूरी है, तो इसको पार करने के लिए पुल चाहिए, और वो पुल कौन होता है? पोन्स होता है। ठीक है, दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे कि इसमें राइट हेमिस्फीयर के द्वारा इसका जो फंक्शन है उसमें कहा गया है कि दाएं गोलार्ध द्वारा शरीर के बाएं अंगों की क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण होता है, और बायां गोलार्ध द्वारा शरीर के दाहिने अंगों की क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण होता है। माइक ऑन करो, शोभा कुमारी, माइक ऑन करो। तो दो हेमिस्फीयर में, दोनों हेमिस्फीयर का क्या कार्य है वो भी मैंने थोड़ा सा चर्चा कर दिया है। और इसका फंक्शन समझ लिया। गणतंत्र तथा उसके नीचे के सभी अंगों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। पेशियों में स्फूर्ति बनाए रखना, शारीरिक संतुलन में सहायता पहुंचाना आदि लघु मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरी बात आप यह भी देखते होंगे कि नाना पाटेकर का एक फिल्म आया था, क्रांतिवीर। उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि इधर मत मारा करो, इधर छोटा दिमाग होता है। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि वही लघु मस्तिष्क, और छोटा दिमाग होता है, इधर मत मारा करो। इसका अर्थ है कि ब्रेन का जो जितने भी पार्ट्स है वो सब जो है विशेष सुरक्षा कवच से सुरक्षित रहता है, लेकिन सेरेबेलम है, लघु मस्तिष्क जो है, उस पर सुरक्षा कवच, विशेष सुरक्षा कवच नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि खोपड़ी से हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, खोपड़ी के नीचे भी विशेष सुरक्षा कवच जिसको कह रहे हैं वो होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। वो कॉर्टेक्स जो है वो लघु मस्तिष्क को सुरक्षा नहीं प्रदान करता है। इसीलिए जब कभी भी देखते होइएगा कि किसी व्यक्ति को पीछे में थप्पड़ मारता है तो पूरे ब्रेन जो है वो झंझनाने लगता है। क्यों? क्योंकि वही सुरक्षा कवच नहीं होता है। किसी को जोर से तबड़ाक पीछे मस्तिष्क के पीछे जमा दीजिए, वहीं पर उसका क्रियाकर्म हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसीलिए वो काफी सेंसिटिव एरिया होता है, बैक पार्ट, पीछे का भाग। और तो हमेशा कभी भी किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को पीछे में नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर छोटा दिमाग होता है, उसमें चोट इफेक्टेड हो जाएगा, जितनी भी फंक्शन है वो सारा फंक्शन कार्य करना बंद कर देगा। अब चलिए, इसमें किसी प्रकार की कोई डिफेक्टिव हो जाता है, कोई क्षति पहुंचता है, चोट लग जाता है, तो कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, उसके बारे में आप लोगों को हम बताते हैं। लघु मस्तिष्क के निष्क्रिय होने या क्षतिग्रस्त होने से शारीरिक क्रिया तो बाधित होती ही है, परंतु उसमें सारी शारीरिक क्रियाएं तो होती ही है, लेकिन उसमें संगठन एवं नियम का अभाव होता है। अब देखते होंगे कि शारीरिक चोट लग जाएगा, शारीरिक क्रिया होगी लेकिन वो संगठित नहीं होगी, और नियम नियम कानून से वो नहीं चलेगा। अब इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि कभी कोई व्यक्ति नशा करके दारू शराब या फिर चरस अफीम का सेवन कर लेता है, तो वो देखोगे कि वो चलेगा इधर, पैर उसका उधर चला जाता है, यानी कि वो सही से चल नहीं पाता है, नियमित रूप से वो कार्य नहीं कर पाता है, लड़खड़ाने लगता है। तो क्या कारण है? ब्रेन वो कार्य करता है ठीक, ब्रेन कार्य ठीक कर रहा है, बट उसमें डिफेक्टिव होने से,
अल्कोहल लेने से क्या होता है कि ब्रेन का जो वो पार्ट है वो काफी एक्टिव हो जाता है। अब बहुत ज्यादा यदि एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा वो कार्य करना प्रारंभ कर देगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? शोभा सुन रही हो? शोभा रिप्लाई करो वॉइस में यदि सुन रही हो मेरी आवाज तो। तो शराबी सब जो है चाहे जितना भी अल्कोहल ले ले, कितनी भी नशा में हो, वो अपना नाम और घर का पता नहीं भूलता है। क्यों? इससे यह प्रतीत होता है कि ब्रेन अपना कार्य कर रहा है। भले ही वो नाम बताने में तुतलाने लगे, हकलाने लगे, या फिर आवाज उसका सही से नहीं क्लियर हो पाए, बट वो सही बताता है कि अल्कोहल की मात्रा इतनी अधिक होती है, वो काफी एक्टिव हो जाता है वो ऑर्गन। अब जैसे ही कोई व्यक्ति को कार्य करने की 10 घंटा की क्षमता होती है, वो 12 घंटा 14 घंटा कार्य करेगा, तो संभव है कि फिर उसके बाद वो कार्य कर पाएगा? करेगा, तुरंत लड़खड़ाने लगेगा। जस्ट लाइक वही होता है कि इस पार्ट में क्षति होने से या चोट लगने से या इफेक्टेड हो जाता है, और जो क्रिया होती है वह संगठित नहीं होती है, और नियमित नियमितता का अभाव हो जाता है। प्रायः नशे की स्थिति में ऐसा देखा जाता है। मैं पहले बताया हूँ, पशु पक्षी में भी लघु मस्तिष्क काफी विकसित होते हैं। दूसरा पॉइंट है, ब्रेन का दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क इसको कहते हैं। मध्य मस्तिष्क का स्ट्रक्चर देख लीजिए कहाँ अवस्थित है, ये जानिए। फोर ब्रेन के नीचे और हिंड ब्रेन के ऊपर मिड ब्रेन का स्थान है। इसके दो मुख्य भाग है, फ्लोर तथा रूफ। अब पहला भाग है फ्लोर, इसकी चर्चा करते हैं। यह मध्य मस्तिष्क का ऊपरी सतह है, जिसे टेक्टम भी कहा जाता है। इसमें दो जोड़े संवेदी केंद्र पाए जाते हैं, जिन्हें सुपीरियर कोलिकुली तथा इंफीरियर कोलिकुली कहते हैं। इन दोनों केंद्रों द्वारा क्रमशः दृष्टि संवेदना एवं श्रवण संवेदनाओं की क्रिया में सहायता करती है। यानी कि ये जो है रूप, इसमें दो संवेदी केंद्र पाए जाते हैं, जिसको सुपीरियर कोलिकुली तथा इंफीरियर कोलिकुली कहते हैं। माइक ऑन करिए। शोभा माइक ऑन करो। और इस दोनों सुपीरियर कोलिकुली तथा इंफीरियर कोलिकुली के माध्यम से दो तरह की क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण होता है। पहला है दृष्टि संवेदना, देखने से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उसका संचालन कौन करता है? ये रूप, सुपीरियर कोलिकुली। और सुनने से संबंधित जो कार्य है उसका संचालन एवं नियंत्रण कौन करता है? इंफीरियर कोलिकुली। विशेषकर ऑक्सीपिटल लोब के नष्ट हो जाने की स्थिति में। ऑक्सीपिटल लोब जब नष्ट हो जाता है, मैं लोब्स की चर्चा आगे करूंगा, और डिफरेंट चार, पूरे ब्रेन को 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है। तो ऑक्सीपिटल लोब का काम है देखने से संबंधित क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण करना। जब यह ऑक्सीपिटल लोब किसी कारण बस इफेक्टेड हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वैसी स्थिति में फिर भी देखने से संबंधित क्रिया होती है, तो उसका काम वो कौन करता है? वही रूफ करता है। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर कोलिकुली करता है। सुनने के संबंधित सुनने का काम ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब यानी कि टेम्पोरल लोब में किसी प्रकार की क्षति होती है, तो वह कार्य कौन करेगा? रूफ में सुपीरियर एंड इंफीरियर कोलिकुली। दैट्स ऑल। दूसरा पार्ट है फ्लोर। यह मध्य मस्तिष्क का निचली सतह है। रूप क्या है? ऊपरी सतह है मध्य मस्तिष्क, यानी कि मिड ब्रेन का अपर पार्ट को रूप कहा जाता है, लोअर पार्ट को फ्लूइड कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क के इस भाग द्वारा मस्तिष्क की ऊपरी केंद्रों तथा निचली केंद्रों में संबंध स्थापित होता है। अतः यह एक ऐसा रास्ता है जहां से संवेदी तंत्रिका आवेग
मस्तिष्क के उच्च केंद्रों की ओर जाता है तथा मस्तिष्क के उच्च केंद्र के गति तंत्रिका आवेग निम्न केंद्रों में जाते हैं। ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इसी के माध्यम से ब्रेन में जाता है और फिर ब्रेन एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर के थ्रू इसी रूट से वो पहुंचता है ब्रेन में। फिर ब्रेन जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको मोटर गति, जिसको कहते हैं गति आवेग उसको वहां से क्या करता है, कलेक्ट कलेक्ट गति आवेग को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में भेजता है जिस पार्ट की आवश्यकता होती है। अब जैसे इंफॉर्मेशन पहुंचा कि हाथ आगे बढ़ाओ, तो ये इंफॉर्मेशन लेकर के ब्रेन में गया, ब्रेन पुनः उसको मोटर आवेग के थ्रू वो वापस करता है कहाँ, ब्रेन के बॉडी पार्ट्स में। बॉडी के किस पार्ट्स में, तो हाथ है तो हाथ आगे करो या हाथ ऊपर करो, जैसे ही कहे तो ये क्रिया जो होता है इसको मेंटल प्रोसेस कहते हैं, मानसिक प्रक्रिया, और काफी क्विकली होता है। मैंने पहले ही बताया कि ब्रेन की जो गति है वो 2 से लेकर के 200 मील प्रति घंटा के रफ्तार से वो चलता है। आप समझ सकते हैं कि कोई बात सुने और तुरंत उसका जवाब आ जाता है। ये काम करता है कौन, यही रूप। मध्य मस्तिष्क के सबसे महत्वपूर्ण भाग रेटिकुलर फॉर मेंशन है। इसके छोटे छोटे न्यूरॉन्स जाल के समान ब्रेन स्टीम तथा हाइपोथैलेमस में फैले हुए होते हैं। मोराज के अनुसार रेटिकुलर फॉर्मेशन उत्तेजित होकर अपना आवेग कॉर्टेक्स के विभिन्न भागों में भेजता रहता है। तो मध्य मस्तिष्क में यही 2 पॉइंट है, फ्लूर रूफ तथा फ्लूर। और तीसरा है, ब्रेन का तीसरा पार्ट है जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क, हिंदी में अग्र मस्तिष्क और हिंदी में अग्र मस्तिष्क और अंग्रेजी में फोर ब्रेन। इसका ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए। मस्तिष्क का सबसे ऊपरी भाग फोर ब्रेन है। इसमें मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, थैलेमस पहला, दूसरा लिम्बिक सिस्टम और तीसरा सेरेब्रम। और भी बहुत पार्ट है। थैलेमस के बगल में हाइपोथैलेमस भी है, उसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रम, सेरेब्रम को हिंदी में बृहद मस्तिष्क कहा जाता है। सबसे पहले जानिए थैलेमस। थैलेमस का स्ट्रक्चर मध्य मस्तिष्क के ठीक ऊपर, लघु मस्तिष्क के आगे तथा बृहद मस्तिष्क के नीचे थैलेमस का स्थान है। इसका जो कार्य है, फंक्शन है, तो जान लीजिए। स्पाइनल कोर्ड तथा ब्रेन के निचले भागों को सेरेब्रल से मिलाने वाले तंत्रिकाओं का सबसे बड़ा प्रसारण केंद्र थैलेमस ही है। इसलिए मॉर्गन ने कहा है थैलेमस के बारे में कि थैलेमस इज द ग्रेट रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क जो है, थैलेमस जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा प्रसारण केंद्र है। प्रसारण केंद्र का अर्थ समझ रहे हैं। कहने का तात्पर्य कोई भी इंफॉर्मेशन वातावरण से जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट होकर कहाँ जाता है, थैलेमस में जाता है। और थैलेमस डिसाइड करती है कि यह किस फील्ड का है, हाथ हिलाने का है, बोलने का है, या फिर गुनगुनाने का है, चलने का है। जो भी इंफॉर्मेशन जिस तरह का होता है वहां से वो उसको क्लासिफाई करता है और ब्रेन के उस पार्ट को वो इन्फॉर्म कर देता है। फिर वहां से वो फंक्शन ले करके पुनः आता है, वापस कहाँ आता है, थैलेमस में। और थैलेमस उसको रिले करता है, वो मोटर नर्व इम्पल्स के माध्यम से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में भेजता है और तब जाकर के व्यक्ति क्रिया कर पाता है। दैट्स क्लियर। आगे देखिए। शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क में आने वाले तंत्रिका आवेग पहले थैलेमस में ही पहुंचता है, फिर थैलेमस उसे कॉर्टेक्स के उचित केंद्रों में भेजता है और छोटे छोटे जीवों में थैलेमस द्वारा कुछ ज्ञानवाही कार्य भी होता है। अध्ययनों से पता चला है कि साधारण प्रकार के सीखने की क्रिया एवं कॉर्टेक्स के क्षतिग्रस्त होने पर उसकी कुछ क्रियाएं थैलेमस द्वारा ही होती है। चलिए आज के क्लास मैं यहीं पे
रोकता हूँ। इसका जो आगे का जो कुछ पार्ट्स बाकी रह गया है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आशा है कि आप लोग अच्छी तरह हमारी बातों को समझ रहे हैं और किसी प्रकार को किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो मन में श्योर एंड सर्टेन